आज का हमारा जो वीडियो है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए डेडिकेटेड है। इसमें जेई मेंस में 2019 में जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें मैं सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक थ्योरी भी बताता चलूंगा। तो पहला है टू कॉम्प्लेक्स। ये दिया हुआ है ए कॉम्प्लेक्स और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आर violet and yellow colored respectively, the incorrect statement regarding them। चलिए पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। होता क्या है कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो CFT से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, जो d ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ दे रखा है तो मैं ऑक्टाहेड्रल वाला ले रहा हूँ। इसमें 2 ऑर्बिटल ऊपर की तरफ और 3 ऑर्बिटल नीचे की तरफ होंगे लोअर एनर्जी पे। ये T2G हुआ, ये EG हुआ। इसका भी रीजन है, ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब भी होगा तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल के चारों तरफ अलोंग द एक्सिस 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं मेटल के एक्सिस के अलोंग से। तो इसीलिए जो जो ऑर्बिटल्स d ऑर्बिटल के जिसके लोब्स एक्सिस के अलोंग है वो सब ज़्यादा रिपेल्ड होंगे, और जिसके लोब्स एक्सिस के अलोंग नहीं है वो रिलेटिवली कम रिपेल्ड होंगे। तो एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं dx² y² एंड dz²। इसके लोब x और y एक्सिस के डायरेक्टली अलोंग होते हैं और ये z के अलोंग होता है। और 3 ऑर्बिटल जो d के और होते हैं इनके लोब्स x और y एक्सिस के बीच में होता है। जैसे कि अगर ये x और ये y एक्सिस है तो इसके लोब ऐसे होंगे, और इसमें अगर आप देखोगे तो ये x एक्सिस ये y एक्सिस है तो इसके लोब अलोंग द एक्सिस होते हैं। इसीलिए ये दोनों ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे एज कंपेयर टू दिस dy z एंड dzx, इसके कंपेयर में। तो इसीलिए ये हायर एनर्जी पे चले जाते हैं। तो ये जो Eg दिख रहा है तो ये एक्चुअल में यही 2 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये स्प्लिटिंग होती है। अब ये जो स्प्लिटिंग है ये जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही हाई वेवलेंथ का ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना होगा फिर वापस आता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो जितना ज़्यादा डेल्टा ओ की वैल्यू होगी उतना ही हाई एनर्जी का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन क्या वही रिलीज भी करेगा? तो ये चीज गलत है कि वही रिलीज करेगा। होता क्या है, जो रिलीज होती है, ठीक है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जिसको कि हम ऐसे पता करते हैं। सर्किल आप बना दो और इसको टोटल 6 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। ये हो गया वी आई वायलेट इंडिगो, VIBGYOR, ऐसे हम करते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे इसने इसका जो रिस्पेक्टिव कलर्स हैं, ठीक है, वो वॉयलेट और येलो ये हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब जो दिख रहा है यानी रिलीज जो हो रहा है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब के सिमिलर नहीं होगा। कैसे पता करते हैं, जैसे वॉयलेट दिख रहा है तो इसके डायगोनली जो अपोजिट में है इसका मतलब ये एब्जॉर्ब हुआ है, ये एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, तभी ये हमें दिख रहा है, ये रिलीज हो रहा है। सिमिलरली दूसरे वाले का है येलो, तो यानी अगर वो येलो है तो इसका मतलब उस केस में वॉयलेट एब्जॉर्ब हुआ है। ऐसे ही अगर कोई और मान लो रेड का केस, जो कि क्वेश्चन में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बताऊं, रेड होता तो ग्रीन, ग्रीन अगर एब्जॉर्ब होता तो रेड दिखता, रेड एब्जॉर्ब होता तो ग्रीन दिखता। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। तो अब पता करते हैं, इसका मतलब ये है कि इस केस में जो वॉयलेट आपको दिख रहा है, ठीक है, तो वॉयलेट वाले में आपको येलो कलर दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो ये वॉयलेट अगर दिख रहा है तो येलो एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ पे येलो अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब येलो दिख रहा है तो इसका मतलब वॉयलेट एब्जॉर्ब होगा, वॉयलेट एब्जॉर्ब होगा। तो अब इतनी कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो डेल्टा ओ ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द एनर्जीज ऑफ वॉयलेट एंड येलो लाइट। ये तो गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये वॉयलेट और येलो लाइट के बेसिस पे नहीं होगा, रेदर इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बेसिस पे होगा। यानी ए के लिए जो डिसीजन होगा येलो के बेसिस पे होगा ना कि वॉयलेट के बेसिस पे, और इसके लिए वॉयलेट के बेसिस पे होगा ना कि येलो के बेसिस पे। ठीक है, तो ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो इसलिए फर्स्ट इनकरेक्ट हुआ, बाकी सभी को हम वेरीफाई कर लेते हैं। बोथ आर पैरामैग्नेटिक एंड 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसको चेक करना है तो आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी होगी। अब उस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक किया जाता है, इसके लिए आपको लीगेंड को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, ठीक है। SFL होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन डोनर होगा एंड कार्बन एंड डोनर होगा। ठीक है, जैसे कि Cn माइनस, कार्बन एंड डोनर होने के कारण स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हो गया। अमोनिया हो गया, ईन हो गया, इथाइलिन डायमीन, तो ये सब SFL की कैटेगरी में आ गए। और दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड। इसमें पहचान ये होती है कि ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस डोनर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप OH माइनस हो गया, H2O हो गया, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, NCSP इसी कैटेगरी में आता है। थायोसाइनेट इसी में आएगा। ऑक्सलेट C2O4 2 माइनस, देखने में लगता है कि कार्बन डोनेट कर रहा है बट एक्चुअल में इसमें ऑक्सीजन डोनेट करता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस। तो कार्बन के तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो जब भी डोनेट करेगा ये करेगा। तो ये सारी लिस्ट हो गई WFL की, ये WFL की लिस्ट, ये SFL की लिस्ट। अब करना क्या है, बिल्कुल एक लाइन में आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड या जो भी चीज़ निकालना है उसके लिए सिंपल सा रूल है कि आप क्या करो, जो d ऑर्बिटल है, ठीक है, 5 और यहाँ पे है 2, ये s है, सॉरी 4s है, और ये 3d है, ये डिवाइड कर दो 3d, यहाँ से इसको डिवाइड करो। ये जो 3d का ये जो 3 ऑर्बिटल है इसको T2g, यही T2g होता है, और ये होता है Eg। तो होता क्या है, SFL के केसेस प्रेजेंस में SFL अगर होगा तो Eg एंड 4s इलेक्ट्रॉन, ठीक है, may get paired, वो आपस में पेयरिंग may get paired with itself और with T2g, वो आपस में या फिर T2g के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। WFL में सिंपल है नो पेयरिंग, कहीं पे कोई पेयरिंग नहीं कराना है, नो पेयरिंग। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब देख लो यहाँ पे दोनों ही, इस केस में SFL है, SFL, और वाटर है WFL, यानी इस केस में हमें कोई पेयरिंग नहीं करानी है। अब क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये +3 आएगा, तो +3 का मतलब है क्रोमियम, +3 का मतलब 25 24, तो ये आ जाएगा 3D स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम 3T5 4s1, एक्सेप्शन वाला केस है, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। तो पहले आप इसको ड्रॉ कर लो क्रोमियम के केस में, तो इसमें आ जाएंगे D में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और S में 1। अब क्रोमियम पे +3 है, तो +3 का मतलब 3 हमें हटाना होगा, तो हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। तो इसको हटाते ही अब ये ऑर्बिटल ऐसा दिखाई देगा हमें, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए। ओके, और ये सारे वैकेंट हैं आगे के। अब हमें 6 लिगेंड्स को यूज करना है, मैं रेड यूज कर लेता हूँ लिगेंड्स। पहला लिगेंड H2O, इसने इसमें डोनेट किया, दूसरा H2O आया, उसने भी इसमें डोनेट किया, तीसरा H2O आया, 6 H2O डोनेट करेंगे, चौथा H2O इसमें डोनेट कर रहा है, पांचवा H2O भी इसमें डोनेट कर रहा है, और छठा H2O भी इसमें डोनेट कर रहा है। यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3, और इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरे वाले में भाई ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर होगा Eg में और 4s में तभी तो पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे आप देख लो, ये रहा Eg एंड 4s, ये वाला पार्ट, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से अमोनिया भी होगा तो यहीं से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट करेगा, यानी ये बिल्कुल मैच कर गया। बोथ absorbs energies corresponding to their complementary color, yes this is correct, complementary color के corresponding की एनर्जी absorb करेगा, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ऑप्शन में समझाया था। डेल्टा O of A is less than, डेल्टा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि A वाले में WFL है, WFL होते ही उसकी जो स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कहते हैं, वो लेस होगा, WFL में लेस डेल्टा होगा और इसमें हाई डेल्टा होगा, इसका डेल्टा हाई होगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। सेकंड पे आते हैं। नेक्स्ट, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अमॉन्ग ऑल ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस इज। देखो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये चीज हम समझते हैं। तो उसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कहानी अगर हम देखें तो 5d है, 4s है, और आगे की स्टोरी है 4p है, ये 4p है, ये 4s है, और ये 4d है। तो इसमें जो मैक्सिमम अनपेयर्ड हो सकते हैं वो डी में ही हो सकते हैं,
ये पांचों अनपेयर्ड हो और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन में वो पार्टिसिपेट कर जाए sp3 लाइक दिस। आप कहोगे कि इसमें भी रख देते हैं एक अनपेयर्ड, तो कभी भी ऐसा हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं मिलेगा आपको जिसमें सिर्फ p3d2 या इस टाइप का हो और s इन्वॉल्व ना हो। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन में s को हम इन्वॉल्व करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, ये हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होगा, इसमें लिगेंड्स करेगा ही करेगा, इट विल स्पीक फॉर द मैक्सिमम। इसीलिए मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो दैट्स वाई इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करें, √n × n+2। यहाँ पे जो n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 आप पुट कर दो, 5 × 7 का √35 यानी 6 के आसपास की वैल्यू होगी, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन। थर्ड, द कॉम्प्लेक्स दैट हैज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ, जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल था, आप SFL चेक कर लो। देखो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उस रूल्स में अगर नंबर ऑफ लीगेंड सेम हो, जो कि हर केस में 6 हैं, 5 1 6, इसमें भी आप चेक कर लो, इसमें तो खैर 4 हो गया, ये तो ऐसे ही बाहर हो गया, ये 6 हैं और इसमें भी 5 और 1 6, 6 लीगेंड्स हैं और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है सभी में। ठीक है, यहाँ पे भी आप वेरीफाई कर लो, ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में सेम आ रहा है, आई थिंक +3 है ना, लेट मी वेरीफाई फर्स्ट, यस +3 है। यहाँ पे अगर मैं +3 लेता हूँ यहाँ पे +1 है, ये तो दोनों मामले में गया, नहीं +2 है यहाँ पे, 4 2 2 बच जाएगा, हाँ ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही आप निकाल लो, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे आप फाइंड कर लो, ये +3 है, तो देखो ये तो दोनों फ्रंट में चला गया। रूल सिंपल सा होता है, जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग के लिए चार्ज की वैल्यू हाई होनी चाहिए पहला, जो कि इन तीनों केसेस में है, और जो लीगेंड्स होने चाहिए वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स होने चाहिए, इसमें सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। ओके, तो इसीलिए फोर्थ, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे, a homoleptic complex octahedral complex of metal ion M3 plus has 3 monodentate ligand L1 L2 L3 absorbs wavelength, ये कह रहा है कि absorb कर रहा है wavelength in the region of green blue red respectively, then increasing order of ligand। देखो इसमें कहानी पहले मैं बता देता हूँ, वो जो हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखी थी, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ही ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, यानी इसके बीच का जो एनर्जी वैल्यू है वो ज़्यादा होगा, हाई। इसीलिए उस केस में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन अगर कराना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जंप करना है, तो हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी डेल्टा ओ के बराबर होता है, डेल्टा ओ ज़्यादा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाई होगी, और एनर्जी होता है hc/लैम्डा की, यानी उसका लैम्डा लो होना चाहिए। तो ये हमने कॉन्सेप्ट पता कर लिया कि जिसका लैम्डा लो उसकी एनर्जी हाई। अब हम अरेंज करते हैं, V I B G Y O R, स्पेक्ट्रम को विबग्योर, हमें पता है इधर से इधर जाने पे लैम्डा इंक्रीज होता है, रेड का सबसे ज़्यादा होता है 7600 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और वॉयलेट का सबसे कम होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, 3600 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होता है लगभग, अप्रॉक्स ले लिया मैंने, ये होता है। तो इसकी जो वेवलेंथ है जब बढ़ रहा है तो हमें वेल ऑब्वियस सी बात है एनर्जी इधर इधर से इधर बढ़ेगा, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें ग्रीन, ग्रीन कहाँ लोकेटेड है, ये रहा, ये ग्रीन है, ये रहा ब्लू और ये रहा रेड। तो एनर्जी वाइज सबसे ज़्यादा ब्लू हो गया, तो ब्लू किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, L2 के कॉरस्पॉन्डिंग ब्लू था। ठीक है, ग्रीन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ग्रीन है L1 के कॉरस्पॉन्डिंग, L1 के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रीन आ रहा है, L2 के कॉरस्पॉन्डिंग ब्लू आ रहा है और L3 के कॉरस्पॉन्डिंग रेड आ रहा है, L3 के कॉरस्पॉन्डिंग रेड आ रहा है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट L2 के केस में हो रही है, क्योंकि इधर से इधर एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो दैट्स वाई L2 सबसे स्ट्रांग होगा, फिर L1 फिर L3, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रखो, अगर यहाँ पे यही चीज़ एब्जॉर्ब की जगह रिलीज दे देता तो सारे डिसीजन हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बेसिस पे लेते, अगर ये होता तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बेसिस पर डिसीजन लेते, तो इसने दिया था एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब मतलब डायरेक्ट उसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक मिनट, ये मैंने क्लीन कर दिया बगल में, अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। कह रहा है टोटल, ये स्क्वायर प्लेनर, पहले तो इसने दे दिया कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने हैं। ठीक है, तो पहले इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स
कि हम सारे स्ट्रक्चरल बनाते हैं फिर स्टीरियो बनाएंगे। ये है F, ये Cl, एक जगह हम लगाते हैं NO2 और एक जगह लगाते हैं SCN। फिर दूसरा हो जाएगा इसमें F M Cl ONO SCN, लिंकेज आइसोमर बना दिया, अब ऑक्सीजन साइड से लिंक हो गया। फिर MCl, ये रहा NO2, अब इसको NO2 रहने देते हैं, इसमें NCS कर देते हैं, नाइट्रोजन साइड से अटैच कर देते हैं। चौथा है FCl, अब दोनों में ONO और यहाँ पे NCS। ये चार तो स्ट्रक्चरल बने। अब हर एक में स्टीरियो कितने बनेंगे, तो देखो आप एक को फिक्स कर दो, जैसे मैं F को फिक्स कर देता हूँ, इसको मैंने फिक्स किया। अब इसके अपोजिट में SCN दिया है, तो दूसरे केस में मैं इसके अपोजिट में दे दूँ F को फिक्स रख के NO2 और SCN दे दूं और Cl दे दूं। फिर तीसरा क्या दे दूं मैं, MF को फिक्स रख के इसके अपोजिट में तीसरा कौन रह गया, SCN आ चुका, NO2 आ चुका, Cl, SCN एंड NO2। तो यही तीन आइसोमर्स इसमें बनेंगे। तो ऐसे ही कर करके तीन इसमें बनेंगे, तीन इसमें फॉर्म होंगे, तीन इसमें फॉर्म होंगे और तीन इसमें फॉर्म हो चुके हैं। तो टोटल आप फाइन कर लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12। तो इस केस में 12 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मेटल आयन इन इट्स हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज 2। द मेटल आयन इज, कह रहा है कि इसका हाई स्पिन एंड लो स्पिन, हाई स्पिन का मतलब होता है मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, तभी तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि SFL के केस में EG वाला और T2G वाला वो आपस में पेयर्ड हो जाएगा, वो भी मैंने समझाया था। तो हाई स्पिन का मतलब है WFL और लो स्पिन का मतलब है SFL के प्रेजेंस में। तो किस में ऐसा होगा कि टोटल नंबर ऑफ जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वो 2 आएगा। तो पहले मैं एक को वेरीफाई करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ 1 से। पहले निकल से, निकल है 2+, तो निकल 2+ का मतलब हो गया न्यूट्रल निकल जो होता है उसमें 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर निकल आप न्यूट्रल लोगे तो ये होता है 3d8 4s2। तो इसका मतलब निकल 2+ का मतलब ये दोनों गायब हो गए, तो इसका मतलब इसका कन्फिग्रेशन हो गया 3d8। ड्रॉ करते हैं 3d8 को, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, और ये आगे 4s है और ये आगे 4p है। ठीक है, तो ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। अब अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इस प्रेजेंट केस में, ये 2 है, और इसमें कोई पेयरिंग, अगर मान लो आप एक SFL ले लो, ये WFL के केस में तो भाई कोई पेयरिंग, जैसा हमें मिलता है वैसा ही हम कराते हैं। तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और SFL होता तो भाई इधर के इलेक्ट्रॉन आपस में या T2G के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। तो T2G तो पहले ही पेयर्ड बैठा हुआ है, तो कोई उपाय नहीं है, इसका आपस में ही बस पेयरिंग हो सकता है। तो जब आपस में इसकी हम पेयरिंग कराएंगे तो कहानी क्या मिलेगी, ये T2G तो एज इट इज, और EG का ये वाला भी जम करके इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा, ये सॉरी इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी अब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। तो इनका डिफरेंस अगर हम चेक कर ले तो ये S2 आ गया, एक में 2 दूसरे में 0, भाई ये तो पहले ही हमने कैच कर लिया। एक बार मैं फिर भी Fe2+ का वेरीफाई कर लेता हूँ। Fe2+ को एक बार इसी इसी रूल से हम देख लेते हैं कि व्हाट इज फॉर द Fe2+। तो आयरन में हमें पता है, न्यूट्रल आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 26 के अकॉर्डिंग आयरन का, न्यूट्रल आयरन का 26, तो इसका मतलब कन्फिग्रेशन 3d6 4s2 होगा। और आयरन यहाँ 2+ में दिया हुआ है, यानी दोनों गायब हो गए, तो Fe2+ में आ जाएंगे 3d6 कन्फिग्रेशन। तो 3d6 हम ड्रॉ करते हैं, ये आ गया हमारे पास 3d6। तो इसमें अभी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है 4, क्योंकि अगर WFL हुआ तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इसी को लेके बना देना है, आगे से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन स्टार्ट होगा, 4s से लिगेंड डोनेट करना स्टार्ट करेगा एंड सो ऑन। तो इसमें 4 अनपेयर्ड रहेंगे, यानी WFL होगा तो 4 अनपेयर्ड होंगे। जब SFL हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो भाई ये EG रहा और ये रहा T2G, तो इनकी आपस में पेयरिंग होनी है, तो अभी तो T2G खाली है, तो इसलिए जाके T2G के साथ दोनों पेयर्ड हो जाएंगे। और जैसे ही ये पेयरिंग होगी तो SFL के केस में इसका जो कन्फिग्रेशन निकल के आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ये सारे पेयर्ड हो चुके हैं और ये खाली हो चुका है,
यानी 0 अनपेयर्ड, यानी SFL में सारे पेयर्ड हो गए, 0 अनपेयर्ड, डिफरेंसेस ऑफ 4। इसी ढंग से हम बाकी सबको भी वेरीफाई कर लेंगे। तो पहली बार में ही कैच आ गया, तो इसीलिए वो हो जाएगा। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द सेवंथ। अब हम सेवंथ के लिए प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन में कोबाल्ट क्लोराइड है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड यानी COCl3 है। इसको इथाइलिन डायमीन से हम ट्रीट कर रहे हैं, NH2, ये है इथाइलिन, ये CH2 होता है, इथाइलिन डायमीन, इसके 2 मोल से ट्रीट कर रहे हैं। तो इतना तो पता चल गया। इथाइलिन डायमीन को मैं शॉर्ट में इन लिखूंगा, तो ये आ जाएगा CO इन होल 2, क्योंकि अकेले 4 के बराबर है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 मॉलिक्यूल लगा रहा हूँ तो 4 हो गया। और कोबाल्ट की हेक्साडेंटेड कॉम्प्लेक्स बनना है, तो ये फॉर्म हो जाएगा। और 2 क्लोरीन, 3 में से 2 क्लोरीन अंदर आ गए, तो 1 क्लोरीन इधर बाहर की साइड में रहेगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है, यानी कॉम्प्लेक्स ये बन गया CO इन होल 2 Cl2 Cl। अब कह रहे हैं कि इसके 2 फॉर्म है, तो देखते हैं इसके कौन से 2 फॉर्म हो सकते हैं। तो ये तो वेल ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो इसमें सिस ट्रांस Cl के रिस्पेक्ट में बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। एक बार Cl को आप 90 पे रख दो, तो ये सिस हो गया। बाकी ये इन ये रहे कनेक्टेड है, इसके थ्रू कनेक्टेड हो गया। ये रहा इन 2 नाइट्रोजन, और ये कार्बन कार्बन से कनेक्टेड। और दूसरा इसका ट्रांसफॉर्म होगा, CO Cl यहाँ पे आ गया, ये N और ये N ये हो गया, और ये N और ये N ये हो गया। तो दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस, सिस और ट्रांस आ चुका है हमारे पास। तो यही दोनों यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा इस केस में। नेक्स्ट अब आते हैं, ये कह रहा है कि मैच द मेटल, ये 8th क्वेश्चन है। मैच द मेटल, ठीक है, विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंजाइम। अच्छा, ये मेटल को मैच करना है कि वो किस में, इनमें से किस में पाया जाता है। ठीक है, पहला विल्किंसन कैटलिस्ट है। मैं बता देता हूँ विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है। रोडियम का कैटलिस्ट होता है, RH PPH3 ट्राइफेनाइल फॉस्फोरस होल थ्राइस Cl, ये होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। देखो ये इसका कुछ नहीं, ये हाइड्रोजनेशन, जैसे आप हाइड्रोजनेशन कराते हो ना बाय यूजिंग कैटलिस्ट, प्लैटिनम, पैलेडियम, इवन लिंडलर कैटलिस्ट, उसको भी यूज़ करते हो, वैसे ये विल्किंसन कैटलिस्ट है, हाइड्रोजनेशन में यूज़ होता है। यानी एक एल्कीन अगर आप लोगे, जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन H2 ले लो और विल्किंसन कैटलिस्ट ले लो, WC मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो सिंपल इसमें हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, CH3 CH2 एंड CH3, इस ढंग से हो जाएगा। तो बस यही इसका रोल होता है। तो इसका तो मैच हो गया रोडियम के साथ पहले ही। क्लोरोफिल, ये इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ये याद रखना होगा, मैग्नीशियम होता है इसमें क्लोरोफिल में। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका इसका मैं डिटेल्स बताता हूँ। ये एंजाइम होता है, एंजाइम है जिसका कि रोल सिंपल सा है कि ये ट्रांसफर ऑफ CO2 को कंट्रोल करता है। CO2 ट्रांसफर कंट्रोल, CO2 के ट्रांसफर को कंट्रोल करेगा ये। ओके, इसका एक चीज़ और है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो जानना जरूरी है। ये कैटेलाइज करता है, कैटेलाइजेज कन्वर्जन ऑफ CO2 प्लस H2O टू गिव, जो CO इसके आयंस हैं, ठीक है भाई, इससे H2CO3 बनेगा, तो H2CO3 से कौन कौन से आयन आएंगे, SCO3 नेगेटिव आएगा, CO3 नेगेटिव आएगा, तो इन सब के कन्वर्जन को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसके एक्टिव साइट पे इंपॉर्टेंट है कि इस कैटलिस्ट में इट हैज़ Zn एट इट्स एक्टिव साइट, इसके एक्टिव साइट पे जिंक होता है, यानी जिंक का मैच इसके साथ आ गया, Mg का मैच इसके साथ चला गया। अब जो बच गया वो इसके साथ आ गया। ठीक है, तो आप ऑप्शन खुद से चेक कर लेना। नाउ नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। कार्बोनिक जो एनहाइड्रेज है, ठीक है, इसके ये पॉइंट्स आप जरूर लिख लोगे। ठीक है, एक बार आ चुका है, आगे भी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आते हैं 9th, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ TH इन दिस। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
ये ऑक्सलेट है, मैंने पहले भी स्ट्रक्चर बनाया है, फिर से मैं बना देता हूँ। ऑक्सलेट ये होता है बाइडेंटेड लिगेंड, ये इधर से भी डोनेट करेगा इधर से भी, तो बाइडेंटेड अकेले 2 के बराबर है, तो टोटल इसके नंबर है 4, तो 4 इंटू 2 यानी यहाँ से 8 हो गया। और वाटर, वाटर तो एक ही करेगा ऑक्सीजन के थ्रू, यही डोनेट करेगा, तो ये 1 मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो +2 इसके नंबर 2 होने के कारण, तो ये हो जाएगा 10 टोटल, तो इसीलिए 10 आ जाएगा इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ब्रिज्ड CO इन, ये एकदम, ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, एकदम रटने का क्वेश्चन है ये। मैं स्ट्रक्चर यहाँ बता देता हूँ, इसमें कोई कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, सीधा इसका स्ट्रक्चर आप याद रखो और कोई उपाय नहीं है। CO 3 CO ऐसे होंगे और इधर भी 3 CO CO CO, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे हैं और 2 ब्रिज्ड हैं, ठीक है, तो ब्रिज्ड का नंबर 2 हो जाएगा और नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं अब 11th, कह रहा है द पेयर ऑफ मेटल दैट कैन गिव स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिस, ठीक है, फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस इज। अच्छा, इस m को हम क्या रख दें कि हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 आए। पहले तो ये देखते हैं कि 3.9 किस वैल्यू के लिए आएगा। एक्चुअल में √n इंटू n प्लस 2 की वैल्यू दिया हुआ है 3.9, तो ये अप्रॉक्सीमेटली देख लो तो ये 16 के आसपास आना चाहिए, 4 है ना, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, तो n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 5 3 15, यस 3 पे मैच कर जाएगा। अगर n को हम 3 रख दें तो ये मैच कर जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 15 पहुंच जाएगा, जो कि 3.9 आएगा। इसका मतलब इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब हम वेरीफाई करते हैं 1 बाई 1। पहले आप वेनेडियम को रख दो, तो वेनेडियम अगर हम ले लें तो वेनेडियम का होता है 3d3 4s2, ये है वेनेडियम का कन्फिग्रेशन, तो वेनेडियम 2+ का हो जाएगा, ये दोनों गायब, 3d3, तो 3d3 आप कन्फिग्रेशन लो, ये रहा 3d3 4s, ठीक है। अब यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कोई पेयरिंग नहीं होना है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोनेट करना स्टार्ट करेगा, पहला वाटर, दूसरा वाटर, 6 है ना, 3 4p, 3 यहाँ पे जाएंगे, 1 2 3, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3, लेकिन ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो ये देखना है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो यस 3 हो जाएंगे, पहले वाले में तो 3 आ रहा है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अब इसकी जगह कोबाल्ट दूसरा ऑप्शन रख के देखें, तो कोबाल्ट अगर हम रखते हैं तो कोबाल्ट 27 होता है, तो 3d7 4s2, और कोबाल्ट 2+ दिया है, तो कोबाल्ट 2+ का मतलब है 3d7 हो गया 4s0, तो अगर इसको हम ड्रॉ कर लें, 7 है डी में, सेवन आ गया, ठीक है, तो ये कोबाल्ट का स्ट्रक्चर हुआ। अगेन वीक फील्ड लिगेंड है तो हमें तो कोई पेयरिंग के बारे में सोचना नहीं है, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, यानी अब जहां से खाली है वहीं से ही अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ये 4s हुआ, 4p हुआ, आगे 4d भी खाली है, मैं कितने लूंगा, ठीक है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितने लिगेंड्स हैं, तो यहाँ 6 लिगेंड्स है तो 6 ऑर्बिटल यूज करने हैं, तो यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। अच्छा, इस दोनों में एक नोटिस भी करो, इसमें जो d है ये 3d है, इसमें d बाहर वाला 4d है, इसीलिए इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जिसमें कि अंदर वाला d पार्टिसिपेट कर जाए, जिसमें बाहर वाला होता है उसको आउटर d कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब काम की चीज, हाइब्रिडाइजेशन से तो मतलब नहीं है, यस इसमें भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी दोनों ही केसेस में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मैच कर रहे हैं, पहला वाला हो जाएगा। इसी ढंग से आप बाकी ऑप्शंस को भी वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट आते हैं 11th, द मेटल d ऑर्बिटल, ठीक है, दैट आर डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड इज। अच्छा, ये CFT का क्वेश्चन है, क्रिस्टल फील्ड का ये क्वेश्चन है, तो इसको हम करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड के क्वेश्चन को। मैं थोड़ी जगह बना रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए इसमें क्या है, पहले सारी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, अगर आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आए या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आए,
तो ध्यान रखना जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि लिगेंड्स जो होते हैं इन केसेस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलोंग द एक्सिस आते हैं, अभी जो मैंने बताया था, दे विल प्रोसीड अलोंग द एक्सिस। जब ये अलोंग द एक्सिस से आएंगे तो अलोंग द एक्सिस वाले इनके रास्ते के सामने आएंगे, और अलोंग द एक्सिस वाले दो ही ऑर्बिटल्स होते हैं, वो होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। दूसरा मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ इसमें, अगर आपके पास डी एस पी टू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आए, ठीक है, तो ये डी कौन सा होता है ये भी पता होना चाहिए। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसमें जो मेटल अप्रोच करता है, वो लिगेंड अप्रोच करता है, वो अलोंग द एक्सिस से करता है एक्स वाई के अलोंग से। तो ये लिगेंड अगर है तो इधर से अप्रोच करेगा, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से, चौथा इधर से, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में 4 लिगेंड्स होते हैं। इसीलिए एक्स वाई एक्सिस के अलोंग जिसका लोब है वही इसके रास्ते में आमने सामने आएगा, यानी इस केस में ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है डी ऑर्बिटल। ऐसे ही अगर आप अब sp3d में आ जाओगे तो इसमें ये कौन सा होगा, तो इसके लिए मैं ऑलवेज ये बताता हूँ कि आप इसको ब्रेक कर लो ऐसे, pz और d वो लेना है जो pz के साथ मिक्सअप हो पाए, तो वो dz स्क्वायर होता है। बाकी तो इधर पता ही है, एक s और दो p यानी px और py होगा। तो ये कहानी इस केस में आती है, तो बस इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हर केस का मैंने बता दिया, इस केस में dz स्क्वायर आना है, इस केस में ये आना है, और इस केस में ये दोनों आने हैं। तो अब आते हैं कि जो डायरेक्टली फेस कर रहा है, यही जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसमें 12th पे अब हम आते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल होमोलेप्टिक Mn2 complex is 5.9 bm. The suitable ligand for this complex is Mn2 plus है, तो पहले तो ये आप पता करो कि 5.9 bm होने के लिए n की क्या वैल्यू होनी चाहिए। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 5.9। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 के आसपास पहुंचना चाहिए, यानी ये वैल्यू 36 के आसपास n के किस इंटीग्रल वैल्यू के लिए पहुंचेगी, 5। यस, एन 5 अगर ले लोगे तो काम हो जाएगा, 5 इंटू 7 35, जो उसके आसपास पहुंच जाएगी, यानी इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब Mn2 प्लस को देखते हैं पहले हम। Mn2 प्लस, तो न्यूट्रल Mn आपको पता है, न्यूट्रल Mn जो होते हैं 25, तो 25 का मतलब है 3d5 4s2, ये होगा। तो Mn2 प्लस का मतलब ये दोनों गायब, ये हो जाएगा 3d5, यानी ड्रॉ करेंगे तो पांचों डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड होंगे, 1 2 3 4 और ये 5 अनपेयर्ड होंगे। और इसके बाद आगे तो पता ही है तुम्हें, जो खाली ऑर्बिटल्स हैं, 4s है, 4p है, और ये रहा 3d। अब स्टार्ट करते हैं। तो पूछ रहा है कि किस केस में ऐसा होगा, ऑक्टाहेड्रल है, किस केस में ऐसा होगा। तो भाई हमें पांचों के पांचों अनपेयर्ड रखने हैं, तो इसका मतलब हम कभी नहीं चाहेंगे कि इधर जाके पेयरिंग करके अपने नंबर ऑफ अनपेयरिंग को कम कर दे। मान लो अगर आप SFL लोगे, तो SFL के केस में होगा क्या, SFL के केस में ये इधर पेयर्ड होगा और ये इधर पेयर्ड होगा, क्योंकि वो T2G के साथ पेयर्ड हो जाता है, जो कि हम नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वैसा होने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसीलिए वीक फील्ड लिगेंड लेना है। तो अब हटाना स्टार्ट करते हैं। CO मैंने पहले ही लिस्ट दे दिया है आपको, अगले ही पेज पे, इसके पहले वाले ही पेज पे है। अच्छा, वो मैंने हटा दिया, ठीक है, मिटा दिया था जगह बनाने के लिए। तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया था, कार्बन हो और नाइट्रोजन एंड डोनर हो, ठीक है, तो वो हो जाता है WFL, सॉरी कार्बन और नाइट्रोजन हो तो SFL। तो ये रूल्ड आउट, क्योंकि हमें WFL चाहिए, ये रूल्ड आउट। और इथाइलिन डायमीन में दोनों ही नाइट्रोजन डोनर हैं, ये रहा इथाइलिन डायमीन, तो दोनों नाइट्रोजन डोनर है, तो ये भी SFL है। अब ये हो गया WFL, ये आंसर होना है। लेकिन कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ नाइट्रोजन है, तो भाई इसमें दो पॉसिबिलिटी है ना, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। ओके, तो आप किसी एक एंड से, इवन नाइट्रोजन भी होता है तो रेजोनेंस के कारण ये वीक ही होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट को आप हटा दो, अगर एग्जाम में जरा सा भी कंफ्यूजन आए, और आप अपने फेवर में इसको ले लो कि सल्फर डोनेट कर रहा है। तो दैट्स वाई इसमें थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, ये एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऑल्दो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आ गया है तो इसको हम कर लेते हैं। जिस सोर्स से मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन का क्वेश्चन है। इसमें AlCl3 आप लोगे तो AlCl3 पहले इसके ऊपर अटैक करता है और ये टूट जाता है, वहां पे बन गया इलेक्ट्रोफाइल।
तो मैं बना देता हूँ, ये सी डबल बॉन्ड ओ अलग कर दिया और ये रहा ओ माइनस, इसके साथ जुड़ा हुआ AlCl3 और इधर रह गया सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव। अब इसके बाद Cl, ये जो बेंजीन है इसके ऊपर अटैक करेगा। अब आपको पता है Cl जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसीलिए जाके Cl के पैरा पोजीशन पे ये जुड़ जाएगा। Cl है उसके पैरा पोजीशन पे ये अटैच हो जाएगा। अब पैरा पोजीशन पर अटैच होते ही यहाँ से जो H प्लस रिलीज होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो H प्लस रिलीज होगा, वो H प्लस जो यहाँ से रिलीज होगा जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास प्रोडक्ट ये आ जाएगा, यानी अब ये AlCl3 फ्री होकर ये पूरा OH हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो COH और पैरा पे जुड़ा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन। यस, ये देख लो आप, Cl के पैरा पे जुड़ा हुआ है और साथ में COH है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम प्रोसीड करते हैं। 14th ये रहा, द फॉलोइंग लीगेंड इज, ये लीगेंड के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा डेंटेड है। तो भाई जितने लोन पेयर होते हैं उतना डेंटिसिटी, उतनी डेंटिसिटी होती है प्रोवाइडेड वो सुटेबल साइज का रिंग बनाए। जैसे कि मैं CN का बताऊं, CN को हम बाइडेंटेड लिगेंड नहीं कहेंगे जबकि दो दो साइड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ मेटल को डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों अगर एक साथ करेगा तो 3 मेंबर की रिंग बनेगी जो कि हाईली अनस्टेबल होती है। स्टेबिलिटी के लिए रिंग का साइज कम से कम 5 या 6 का होना चाहिए, उससे कम का होने पे ठीक है उसको हम नहीं काउंट करते हैं। तो ये ध्यान में रहना चाहिए। तो सबसे पहले इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम करते हैं। ये ऑक्सीजन, यस, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है और यहाँ लोन पेयर है। सारे डोनेट करेंगे तो रिंग की साइज मेंटेन रहेगी। आप करा के देख लेना, जैसे ये दोनों करें तो रिंग की साइज आप चेक कर लो, ये 5 मेंबर की है। वैसे अगर ये दोनों करेंगे ठीक है तब भी सुटेबल साइज की है। तो ऐसे आप वेरीफाई कर लो तो आपको टोटल मिल जाएगा 1 2 3 4 टेट्राडेंटेड। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14th पे, द कंपाउंड दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। ठीक है, देखो ये रटने का क्वेश्चन है, इसमें नोबडी कैन हेल्प। वैसे ट्यूमर किसी भी चीज के ग्रोथ को रोकना है तो सिस होना चाहिए, क्योंकि सिस जाके एक ही साइड से बॉन्ड बना के उसको ब्लॉक कर देता है। तो बस इतना ही मैं हेल्प कर पाऊंगा। वैसे इसका आंसर थर्ड है। ठीक है, प्लैटिनम वाला जो कंपाउंड होता है इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द एनाइनिक एंड कैटायनिक स्पीशीज दिस एंड दिस आर। इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन बस आपको निकालना है। अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो FeH2O होल 6, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा एरर है, ये यहाँ 2 ना होके ये 2 प्लस होगा और इसके ऊपर भी 4 माइनस मिसिंग है। ठीक है, वो ऑब्वियसली लग रहा है, आयरन 2 प्लस है दोनों जगह पे। ठीक है, अब इसको लेके हम करते हैं। अब अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ एरर होगा तो एरर हो, और क्या, हम इस जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग करते हैं। Fe2 प्लस, पहले तो आयरन होता है 26 यानी 3d6 4s2। आयरन 2 प्लस अगर आप ले रहे हो, आयरन 2 प्लस Fe2 प्लस, तो ये हो जाएगा 3d6 4s0। तो बना देते हैं यहाँ पे। अब इसमें 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। ठीक है, अब आप स्टार्ट कर दो। ये वीक फील्ड लिगेंड है हमारे पास, तो वीक फील्ड लिगेंड यहाँ से स्टार्ट करेगा डोनेट करना। ठीक है, तो हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2 का अंडर रूट, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 24 5 के आसपास, 4.9 वगैरह ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, 4.9, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो ये तो ऐसे ही कैच हो गया। वैसे वेरीफाई कर लेते हैं। CN के केस में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ग्रीन यूज कर लेता हूँ इसके लिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, इसको इसके साथ पेयरिंग कराएगा, इसको इसके साथ पेयरिंग कराएगा। तो पेयरिंग होने के बाद ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये खाली हो जाएगा पूरा, यानी लिगेंड्स यहाँ से डोनेट करना स्टार्ट करेगा। इस केस में यहाँ से डोनेट करना स्टार्ट करेगा, यानी हमारे पास ग्रीन के पेयरिंग के कारण, ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के कारण 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। यस, वेरीफाइड, थर्ड ऑप्शन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अब 16th। यस, ये 16th क्वेश्चन है, 16th नंबर इधर लिखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने का सबसे सिंपल रूल है, चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस चेक करना है। अब मैं पहले केस में बताता हूँ बहुत अच्छे से, बेसिक फंडामेंटल से। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि आप एक प्लेन लो जो मॉलिक्यूल को ऐसे हाफ में बांटे कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट मिरर इमेज हो, और वो प्लेन का सिलेक्शन आपको करना है। जैसे मैं यहाँ पे ये प्लेन ले रहा हूँ, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, यानी ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम मिरर पे रख दिए इसको। तो जो मिरर पे रख दिया ना, उसका अब इमेज चेक नहीं करना है क्योंकि वो तो मिरर का पार्ट है। हाँ, उसके अलावा जो बच गया उसका इमेज, तो ये अगर मैंने मिरर ऐसे लगाया है तो बी, बी के सामने उसका मिरर इमेज बी एग्जैक्टली आ रहा है, यानी इसमें पीओएस प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आप कहोगे ए के सामने बी नहीं आ रहा है, इस ए के सामने बी नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगा ये लेना ही नहीं है क्योंकि ये तो मिरर पे आ गया। यही रूल फॉलो करना है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा जिसमें भी पीओएस आ गया। इसमें वेरीफाई करते हैं, तो इसमें भी आप कहोगे कि आप ऐसे ले लो, ऐसे मिरर अगर हम ले लें तो ना तो इन की जरूरत होगी, ना इसकी इमेज चेक करने की, ना इसकी, क्योंकि सब मिरर के प्लेन में आ गया। तो अब सिर्फ हमें ए का इमेज देखना होगा जो कि ए आ गया। यस, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ द पीओएस। सिमिलरली इसमें आ जाओ, इसमें आप कुछ भी करके कहीं पे कोई प्लेन सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। कुछ भी कर लो आप, मान लो आप ऐसे लेते हो, इन को आपने प्लेन में रख दिया, तो क्या इस ए का इमेज यहाँ पे बी आएगा? नहीं ना, ए का इमेज ए आना चाहिए, यानी इसमें कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। लास्ट वाले को भी वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें 4 बी ए, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, आप कहीं पे भी आप ये तो फ्रीली लगा दो, मैंने ऐसे लगा दिया, यानी ये बी, बी, एम, ये सब मिरर के प्लेन में आ गए, इसको नहीं चेक करना है, ए का इमेज ए आ गया। अगेन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, यानी इसने ऑप्टिकली एक्टिव पूछा था तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 17th पे आते हैं, द डीजेनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ दिस। देखो पहले डीजेनरेटेड का मतलब होता है सेम एनर्जी, जिसकी एनर्जी सेम हो। तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ दिस, और ये 6 लिगेंड्स हैं, तो 6 लिगेंड्स है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग जो मैंने बताई थी सीएफटी में, ईजी हायर एनर्जी पे होता है क्योंकि डायरेक्ट लिगेंड के रास्ते में इसके ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। और ईजी में कौन से ऑर्बिटल होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, ये भी मैंने बताया हुआ है, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये होते हैं ईजी में, डायरेक्ट उसके रास्ते में आते हैं, इसीलिए ज़्यादा रिपल्शन के कारण हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। और ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जो कि उसके रास्ते में नहीं आते हैं, इसीलिए कम एनर्जी पे हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देते हैं, ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे हैं तो ये दोनों डीजेनरेटेड कहे जाएंगे। ये तीनों सेम एनर्जी लेवल पे हैं तो ये तीनों आपस में डीजेनरेटेड कहे जाएंगे। तो सेम एनर्जी लेवल है। अब ऑप्शंस वेरीफाई करते हैं, यस ये डीजेनरेटेड हो गए, डी एक्स वाई डी वाई जेड, ये चेक कर लो, ये रहा डी एक्स वाई और ये रहा डी वाई जेड। डी वाई जेड एंड डी जेड स्क्वायर कहाँ से होगा, यहाँ पे डी जेड स्क्वायर है, यहाँ डी वाई जेड है, तो ये दोनों तो अलग अलग एनर्जी लेवल पे हैं। अब हर एक में चेक कर लो, नहीं आएगा, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 18th पे, द करेक्ट statement among first and seconds are, valence bond theory cannot explain the color exhibited by transition metal complex। yes this is correct, क्योंकि देखो VBT जो होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका सबसे बड़ा फॉल्ट यही था कि ये कलर फेनोमेना नहीं बता पाता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि ये स्प्लिटिंग होती है। ये जो स्प्लिटिंग यहाँ पे आपने देखा है ना, ये बीबीटी नहीं, ये सीएफटी बताता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और यही जो स्प्लिटिंग है ये बता पाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए एक रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज करता है। तो ये बताता है सीएफटी, ये तो बता ही नहीं पाता है। इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा होता है, क्योंकि इसके नॉलेज में कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, लिगेंड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कलर फेनोमेना नहीं बता पाएगा। दूसरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रेडिक्ट क्वालिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, पेयरिंग होगी नहीं होगी ये सारा चीज़ सीएफटी बताता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो पेयरिंग होना है नहीं होना है। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रेडिक्ट द क्वालिटेटिव, ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। कैनॉट एक्सप्लेन कलर, ये करेक्ट था, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैनॉट डिस्टिंग्विश लीगेंड्स एज वीक एंड स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है।
ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, ठीक है, इसीलिए तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बता पाता है। तो ये कह रहा था कि कैन प्रेडिक्ट, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों करेक्ट है, ये आ जाएगा। ध्यान रखना, कलर फेनोमेना नहीं बताएगा, SFL WFL नहीं डिस्टिंग्विश करता है, इसके लिए सब एक ही जैसे हैं, ठीक है। और ये दोनों एक होने के कारण ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी जो है वो नहीं बता पाता। MP मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं समझना मेल्टिंग पॉइंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम आते हैं, द मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटी, इसने डेंटिसिटी पूछा ऑफ द लिगेंड गिवन बिलो टुवर्ड्स द कॉमन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। देखो इनर ट्रांजिशन का मतलब होता है F ब्लॉक, तो ये F ब्लॉक है, F ब्लॉक मेटल्स की बात हो रही है, और ट्रांजिशन जो होता है ये D होता है, D ब्लॉक। तो D ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है sp3d2, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से आगे नहीं बढ़ता है, तो इसकी डेंसिटी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। F ब्लॉक आपको पता होना चाहिए 8 से लेके 12 तक, ये इसकी रेंज है, 8 से लेके ये 12 तक जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस रेंज में अब इसमें देखते हैं कि मैक्सिमम इसकी कितनी हो सकती है। भाई D ब्लॉक के लिए तो 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो सकती है मैक्सिमम, इसीलिए ट्रांजिशन के केस में 6 यूज़ करेगा कोई भी, और F ब्लॉक के केस में 8 यूज़ करेगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 3 कॉम्प्लेक्सेस, 3 कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ठीक है। COCl NH3 होल 5 2+, CONH3 होल 5 H2O 3+, एंड CONH3 होल 6 3+, absorbs light in visible region, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। भाई सीधी सी बात है, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, बार बार दूसरी तीसरी चौथी बार ये आ चुका है इसी पेपर में। तो ये स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगी जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, तो ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होने का एक ही मतलब है, एब्जॉर्व करेगा स्मॉलर वेवलेंथ को, क्योंकि एनर्जी हाई हो गई ना, डेल्टा O हाई हो गया, और इसको hc/λ के इक्वल करना है, तो वेवलेंथ किसका कम होगा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा SFL, उसमें वेवलेंथ लेस होगा, ये हमने लैम्डा लेस होगा, ये हमने आउटकम ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो देखते हैं इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। पहले तो आप अरेंज करो, ये दिख गया भाई, पहले इसमें सारे लाइन लगे हुए हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 6 के 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसमें एक एक वीक फील्ड आ गया, देख रहे हो, एक एक वीक फील्ड आ गया, तो भाई ये तो टॉप पे जाएगा, थर्ड का सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सबसे लेस वेवलेंथ होगा, तो थर्ड तो लास्ट में जाना चाहिए। अब इन दोनों में आ जाओ, इन दोनों में चार्ज के बेसिस पे ही हम आंसर ले लेंगे। एक मिनट, चार्ज मेटल का, अच्छा ये वो सेम है भाई, चार्ज सेम है, ये +3 है और यहाँ पे भी +3 चार्ज है सेंट्रल मेटल एटम का, तो इसीलिए चार्ज के बेसिस पे आंसर नहीं हो पाएगा। तो अब हमें देखना होगा कि H2O और Cl में किसकी ज़्यादा होती है, तो H2O स्ट्रॉन्गर होता है Cl से, हेलोजन के कंपेयर में ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, डोनर, वो स्ट्रॉन्गर होता है, इसमें कोई चार्ज वार्ज के बेसिस पे आंसर नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए मिला जुला के हमारे पास जो केस आएगा, ठीक है, उसमें H2O सेकेंड आ जाएगा, और ये थर्ड, यानी फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसमें, टॉप पे ये आएगा, सबसे वीक इसी का है, इसीलिए टॉप पे आ जाएगा। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली आर, ये दोनों की CFSE पूछी हुई है। तो देखो CFSE निकालने के लिए पहले हमें इसकी स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग एनर्जी ड्रॉ करना होगा, तो ड्रॉ करते हैं इसकी स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग। Fe आयरन का 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे Cl2 लगा हुआ है, इसलिए +2 है, तो आयरन 2+, Fe2+ और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो पहले Fe2+ में हो जाएगा 3d6 4s0, D में है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये T2G है और ये Eg है, हमें पता है स्प्लिटिंग के बाद ऐसा होता है, ये आ गया यहाँ पे, और ये आ गया हमारे पास T2G, फिल करते हैं, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है
ये एवरेज लेवल है, एवरेज लेवल से ये 0.6 ऊपर होता है और एवरेज लेवल से ये -0.4 नीचे होता है डेल्टा ओ के टर्म में। ये याद रखने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है, 3 इंटू 0.4 करोगे तो 1.2 आएगा, 6 इंटू 2 करोगे तो 1.2 आएगा, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे गया है। अब सी एफ एस ई निकालने की बारी है। सी एफ एस ई 0.4 को मल्टीप्लाई करो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 को मल्टीप्लाई करो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इंटू 0.6, ठीक है, तो ये आ जाएगा -0.4 डेल्टा ओ, ये हो जाएगा। ये वैल्यू कम है, माइनस में बहुत ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, तो इसकी स्टेबिलिटी हाई होगी, इसलिए कहते हैं भाई ये रिलीज, माइनस रिप्रेजेंट करता है रिलीज, ऐसा नहीं कि इसको मैग्नीट्यूड के साथ क्लब कर दोगे, सिर्फ रिलीज बताता है, तो ये रिलीज बहुत हाई होनी चाहिए फॉर द स्टेबिलिटी, तो इसमें आ गया 0.4 डेल्टा ओ। दूसरा वाला ये आप देखोगे, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, WFL है, निकल के सारे डी भरे हुए हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी इसकी। तो sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसमें उलट जाता है मामला। पहले तो हम निकल का ड्रॉ कर लेते हैं, निकल है यहाँ पे 2 प्लस में ही, यानी ये 3d8 आएगा 4s0, यानी d में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 पहले हम बना लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप फिर से इसमें चेक कर लो कि क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसमें मैंने गड़बड़ बना दिया है, इसमें क्या होता है ना, अलोंग द एक्सेस से आता है, तो अलोंग द एक्सेस से आने की वजह से जो रिपल्शन होता है, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बिटवीन द एक्सेस आता है, जैसे निकल है ना, तो जो आप टेट्राहेड्रल ऐसे बनाओगे, ठीक है, तो लिगेंड्स इधर से अप्रोच करते हैं, जो कि बिटवीन द एक्सेस में लाई करता है, जो एक्सेस होंगे वो इस ढंग से होते हैं, मतलब ये सारे बिटवीन द, मैं ढंग से नहीं बना पा रहा हूँ, सारे के सारे लिगेंड्स बिटवीन द एक्सेस से लाई करते हैं, इसलिए बिटवीन द एक्सेस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, जिसके लोब्स एक्सेस के बीच में लाई करते हैं, वो ज़्यादा रिपेल्ड होंगे, तो इसीलिए इस बार स्प्लिटिंग ऐसे हो जाएगी, ये हो गया T2G और ये हो गया EG, तो EG लो एनर्जी पे रहेगा और T2G हाई एनर्जी पे रहेगा, ये कहानी है भाई। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और इसमें भी हैं 4, 1 2 3 और ये 4, और ये एवरेज लेवल है। अब ये ऊपर चला गया 3 वाला, तो ये प्लस हो गया, प्लस 0.4 डेल्टा टी, और ये नीचे चला गया तो ये 0.6 डेल्टा टी माइनस में। अब आप इसके बेसिस पे फाइंड कर लो टोटल CFSE, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इंटू -0.6 इंटू 4 इतना आ जाएगा, और ये भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस 4 इंटू 0.4, बाद में हम डेल्टा टी लगा देंगे क्लब करके, ये 24 और ये 16, ये आ जा रहा है -0.8, और डेल्टा टी लगा देंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, ये ऑप्शन मैच कर गया, सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 22nd पे, द कॉम्प्लेक्स आयन दैट विल लूज इट्स crystal field stabilization energy upon oxidation of its metal to +3 oxidation state। ओके अच्छा, इसका जो मेटल है यहाँ पे हर एक में +2 में है और उसको +3 में ये कराना है, तो देखो पहला चीज़ तो इसमें जो डोनर है, ठीक है, वो नाइट्रोजन है, तो ये तो SFL हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब इसी के बेसिस पे हम सभी का पता करते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैं एक को अच्छे से समझाता हूँ, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट होता है 27, तो 27 का मतलब हो गया 3d7 4s2। अब आप क्या करो, कोबाल्ट 2+ का बना लो, कोबाल्ट 2+ आ जाएगा 3d7, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको प्लेस करते हैं। अब SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपने अटैच किया, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, ये इसके साथ पेयरिंग होती है, तो खैर इस केस में तो खैर पेयरिंग नहीं हो पाएगी। रीज़न है कि मैं बता रहा हूँ कैसे पता करते हैं। अगर आप इसमें पेयरिंग करा दिए, सपोज करो, तो पेयरिंग कराने के बाद सिचुएशन ये बनेगा,
1 2 3 4 5 6 और ये एक रह जाएगा। और टोटल कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पे? बाइडेंटेड होने के कारण 3 ये लिए हैं और हर एक 2 करेगा तो टोटल 6। तो 6 लिगेंड्स आप जब डोनेट कराओगे तो बड़ा अटपटा सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ये कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। तो जब भी अटपटा सा हाइब्रिडाइजेशन आने लगे तो आप उसको कंसिडर मत करो, उसका मतलब उस केस में पेयरिंग मत कराओ। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, ये 4D है, ये 4P है, ये 4S है और ये 3D है। तो आप देखो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, DSP3D। ऐसा तो कोई हाइब्रिडेशन ही नहीं एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इस केस में हम पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो जब पेयरिंग नहीं कराएंगे तो इसका मतलब हमारे पास T2G में रह गए 6 इलेक्ट्रॉन्स और EG में रह गए 2 इलेक्ट्रॉन। तब जब कोबाल्ट को आप, यानी कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूं तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इफ़ आई राइट द कन्फिग्रेशन फॉर द कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का ये आ गया कोबाल्ट 2+। ये T2G में टोटल हैं 2 2 4 1 5 5 इलेक्ट्रॉन्स और EG में हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। यानी जब इसको आप कन्वर्ट करोगे कोबाल्ट 3+ में तो इलेक्ट्रॉन EG से जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि T2G माइनस में होता है ना। ये देखो यहाँ पे जो हमने समझा था, अभी मैं दिखा देता हूँ उसको स्क्रॉल करके नीचे करके। तो ये T2G में 5, ये 5 लिखा हुआ है, 5 T2G में 5 रहेगा और EG में 1 कम हो जाएगा। तो EG में कम होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। देख लो, मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देख लीजिए। इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव में से जाएगा, पॉजिटिव में से जाने का मतलब है नेगेटिव वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए EG से जाना अच्छी बात है। तो जहाँ जहाँ EG से इलेक्ट्रॉन भागेगा, ठीक है, वो फायदेमंद होगा। ऐसे ही आप वेरीफाई करो निकल को। निकल को हम वेरीफाई करते हैं तो निकल है 2+ में, तो ये आ जाएगा 3D8 4s2 यानी 3D8 4s0। तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम ड्रॉ करें निकल में, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। पहले सिंगली फिल करते हैं, ठीक है, उसके बाद पेयरिंग कराया। अब इस केस में भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, ये इधर पेयर्ड होगा। अगर हम पेयरिंग कराएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम इसमें भी आएगी। निकल 2+, ठीक है, 3D8 4s2 होता है, इसमें कराएंगे तो अटपटा सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इसमें भी नहीं कराना है हमें कोई पेयरिंग SFL होने के बावजूद। तो इस केस में भी जो कन्फिग्रेशन रह जाएगा एज इट इज़ रहेगा, नो पेयरिंग विल टेक प्लेस। यानी अब कन्फिग्रेशन हो गया T2G में 6 और EG में 2। यस, जब निकल कन्वर्ट होगा निकल 3+ में तो EG से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हायर ऑर्बिटल से जाता है 6 एंड EG1, यानी इसमें भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। जिंक कैसे आप वेरीफाई करो, जिंक तो 10 होते हैं, जिंक 2+, आपको पता है 3D10 कन्फिग्रेशन होगा इसका, 4s2 वाला गायब हो गया 2+ होने के कारण। तो ये इसमें तो सारे भरे हुए हैं, फुल्ली फिल्ड हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, सारे फुल्ली फिल्ड हैं। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से ये 2 2 इलेक्ट्रॉन है हर एक में। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से इसका जो कन्फिग्रेशन आ रहा है T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स और EG में आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसमें भी जब आप जिंक को 3+ में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा T2G6 एंड EG3। 6 एंड 3 आने के कारण इसकी भी स्टेबिलिटी इनहेंस हो रही है, जिंक की भी स्टेबिलिटी इनहेंस हो रही है। यानी अब तो फिर आयरन ही रह गया, वेरीफाई करते हैं आयरन को। भाई आयरन जो है, एक मिनट, अब वेरीफाई करते हैं। आयरन जो है वो 2+ में है, यानी आयरन का जो न्यूट्रल आयरन, आयरन 2 न्यूट्रल आयरन होता है 26, यानी 3D6 4s2। तो आयरन अगर आप 2+, नहीं यहाँ पे 3+ में लिया हुआ है, एक मिनट, 2+ में लिया हुआ है। तो आयरन 2+ का अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 3D6 4s0, एस के दोनों गायब हो गए। तो इसको ड्रॉ करते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारे पास, 5 और ये रहा छठा। यहाँ पे देखते हैं, यस, यहाँ पे SFL में पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि पेयरिंग के बाद कोई अटपटा सा हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा। यानी ये पेयरिंग होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे पेयर्ड, यहाँ पे पेयर्ड, यहाँ पे पेयर्ड और ये पूरा खाली हो गया। यानी जब आप आयरन का केस ले रहे हो तो आयरन 2+ के केस में सारे इलेक्ट्रॉन 2TG SFL के केस में
पेयरिंग के कारण T2G में सारे इलेक्ट्रॉन चले गए 6 और Eg रह गया 0। यानी अगर मैं आयरन को कन्वर्ट करूं आयरन 3+ में, तो इस बार इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो T2G से ही निकलेगा, T2G5, क्योंकि Eg में है ही नहीं। यानी इसमें स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, CFSE कम हो जाएगी, इसीलिए इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 23rd क्वेश्चन पे। इसमें देखो क्या कह रहा है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ एक्सियल लिगेंड्स फ्रॉम एन ऑक्टाहेड्रल, अच्छा जेड एक्सिस के अलोंग के हटा दिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, तो टोटल लिगेंड 4 रह जाएंगे, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग आ रहा है, यही है ना। जेड वाले इसने हटा दिए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग वाला बच गया, यानी ये बन गया स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर वाली कहानी है। अब अगर ये लिगेंड्स एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग से आ रहे हैं, तो इसका मतलब जिसके लोब एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होंगे उसको तो सबसे ज़्यादा रिपेल करेगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो लोब्स होते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये तो टॉप पे जाएगा, ये सबसे ज़्यादा रिपल्शन फेस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, जिसके लोब्स एक्स वाई एक्सिस के अलोंग हो, एक्स वाई एक्सिस में बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हो, जिसके भी लोब, तो वो आ जाएगा डी एक्स एंड वाई, क्योंकि लीगेंड अब एक्स वाई एक्सिस से के अलोंग आ रहा है, तो अलोंग द वाले सबसे ज़्यादा रिपेल्ड, उसके बाद बिटवीन एक्स वाई एक्सिस में जो बिटवीन वाला आएगा वो आएगा। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना होगा डीजेड स्क्वायर आएगा, क्यों, डीजेड स्क्वायर को सबसे नीचे आना चाहिए था, लेकिन इसमें ये जो रिंग होती है ना ये स्पॉइलर है, इसलिए स्क्वायर प्लेनर का केस अगर ध्यान होगा तो आराम से हो जाएगा, ये स्पॉइलर है, इसने मामले को स्पॉइल कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, ये एक्स जो लीगेंड एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लीगेंड्स आ रहे हैं ना, उसके कारण रिपल्शन से ये हाई एनर्जी पे चला जाएगा, इसीलिए। और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, ये सबसे लास्ट में आएंगे, एक्स जेड एंड वाई जेड, इसीलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 24th, द कंपाउंड। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है मेरे, इसमें डायरेक्ट EDTA आएगा, क्योंकि EDTA उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसको रिमूव कर देता बॉडी से, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं बताने लायक नहीं था। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO एंड AL और CO का, ये तो इजी है, इन बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये तो 2 × 2 आ जाएगा, और ये एक मोनोडेंटेड है, ठीक है, तो 415 इसका 5 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसमें ये बाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सलेट और इसका नंबर है 3, तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा, तो 5 and 6 विल बी द आंसर, फोर्थ आंसर, ठीक है। सो इतना ही इस वीडियो में, ठीक है, 2009 के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं इसमें, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।